हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं जर्नल साइंस का जो एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये मोस्टली फिजिक्स बेस्ड रहेगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, आने वाले एग्जाम्स के लिए। एक बात सोचिए आप, ये बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ठीक है, अगर हम रोज 10-10 क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है कि एक महीने के अंदर हम 300 क्वेश्चन करते हैं, और वही क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में देखने को मिले तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जिस हिसाब का आजकल एग्जाम बन रहा है उस हिसाब से ही क्वेश्चन आपको दिए जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ओके। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट यूज एज एटॉमिक फ्यूल। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक रिएक्टर के बारे में। ठीक, तो उसी के अंदर ही जो एटॉमिक फ्यूल फ्यूल के रूप में जो यूज होता है उसके बारे में पूछा था। ठीक, तो उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज होता है। किसका? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है, देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 ये यूज होता है एज ए बायो सॉरी एटॉमिक फ्यूल। थोरियम, देखो थोरियम के बारे में जानकारी ले लीजिए। थोरियम जो है वो मोनाजाइट रेत के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? मोनाजाइट सैंड। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्लूटोनियम भी एक एटॉमिक फ्यूल है, बट जो लेड है इसका जो सिंबल होता है वो होता है पी। क्या होता है? पी। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो एक लेड ही ऐसा है जो एटॉमिक फ्यूल के रूप में यूज नहीं किया जाता। बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम सभी एटॉमिक फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। जो हमारे एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स, उनके अंदर यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, यूरेनियम 230। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, आपने मेरी क्यूरी के बारे में सुना हो। मेरी, ये वही साइंटिस्ट है जिनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला, और वो भी अलग अलग विषय के लिए। 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, और ये 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर हैं, और किस में है? रेडियो एक्टिविटी के अंदर है ये। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज के अंदर है। ठीक, तो क्यूरी जो है वो किसकी यूनिट होगी? रेडियो एक्टिविटी की। उनके नाम से ही रखा गया। टेम्परेचर के यूनिट मैंने आपको जब 7 फंडामेंटल यूनिट करवाई थी तब बताया था क्या होती है, केल्विन। ठीक है, हीट की और एनर्जी की दोनों की सेम होती है, क्या होती है? जूल, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हीट है और जो एनर्जी है उनकी भी ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं? जूल होती है। नेक्स्ट जी, सेविंग मिरर। देखिए जो सेविंग मिरर होते हैं ये कॉनकेव होते हैं। क्या होते हैं? कॉनकेव। याद रखिएगा, सेविंग मिरर कॉनकेव होते हैं, बट जो बाइक के अंदर शीशे लगे होते हैं, बाइक के अंदर या बस इसके अंदर हमें देखने के लिए। ठीक है, इनके जो मिरर होता है इस टाइप का लगा हुआ, हैंडल के ऊपर लगा होता है। ये मान लीजिए हैंडल है, यहाँ पे पकड़ने वाला, तो इधर भी पकड़ने वाला। तो यहाँ पे जो मिरर लगे होते हैं बाइक के या उसके ऊपर, ये कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्लेन मिरर का यूज हमने देखा ही है। हमें ये जो प्लेन मिरर है इसके अंदर इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, जितनी हाइट की है हम उतना ही ये दिखाता है, और ये फॉल्स मिरर बनाता है।
कौन सी इमेज बनाता है? फॉल्स। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ही मैं आपको इसकी पूरी हिंदी बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है? ए पैराशूट डिसेंड्स स्लोली। ये पैराशूट जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है। ध्यान दीजिए, ये बंदा है, इसने पैराशूट बांधा, ये बंदा इसके साथ में लटका हुआ है और ये पैराशूट है। ओके, ठीक है, ये धीरे धीरे धरती पर आता है। बट अगर सेम मास का पत्थर अगर मैं नीचे गिराऊं तो बहुत तेजी से नीचे आता है। ठीक है, तो इसका ये कारण पूछा है। सेम हाइट से मैंने गिराया है, मतलब हाइट जो है ये सेम है। मान लो 100 मीटर है तो 100 मीटर से ही मैं गिरा हूं। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका जो सरफेस एरिया है किसका? पैरासूट का बहुत ज्यादा है, बट पत्थर का बहुत कम है। तो जो एयर की रेजिस्टेंस लगेगी, मान लो एयर इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, इसको हम बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एयर रेजिस्टेंस इस पे ज्यादा लगेगी तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है और डाउन की तरफ सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो जी माइनस एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा ओवरऑल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो होएगा जी माइनस एफ। बट इसके ऊपर जो एफ की वैल्यू है वो बहुत कम है, फोर्स बहुत कम लग रहा है। कौन सा? एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो कम लग रहा है। इसकी वजह से पत्थर जो है वो जल्दी नीचे गिरता है। बट ये देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, ये देखिए, पैराशूट हैज ए लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यही होगा इसका आंसर। होप सो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आप कीजिएगा, मुझे अभी ये थोड़ा यूज करने में परेशानी हो रही है। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लेनेट डिक्रीजेस विद। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक चीज समझाई। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की जो, सॉरी इधर लिखता हूँ, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लेनेट डिक्रीजेस। डिक्रीज कब होगी? जब आर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। क्या होगी जी? इंक्रीज होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में काफी टाइम्स पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ प्लेनेट। अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, इंक्रीज इन द मास ऑफ प्लेनेट, गलत। मास का तो कोई रोल नहीं है इस वक्त। और डिक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी, इस पे भी कोई रोल नहीं है। बट इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, बिल्कुल ये इसके अंदर है। देखिए, ये हाइट है मान लीजिए, इसको हम अल्टीट्यूड मानते हैं, ये भी रेडियस होता है। अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर का यूज होता है। देखिए जी, किसका? फेदोमीटर का। हमेशा से याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आपसे पूछा गया है। भी जो ओशियन है, ओशियन की, ये मान लीजिए समुद्र है, इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, ये किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से। आपके लिए होमवर्क है जी, आप मुझे कल ये बताएंगे कि लेक्सोमीटर किस लिए यूज होता है, नैनोमीटर किस लिए यूज होता है और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, ये भी आप पढ़ के आएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फिनोमिना विच स्टेबलाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। देखिए, सुनिए मेरी बात। अगर मैं नेचर ऑफ लाइट की बात करूं, नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट
टू टाइप की होती है बेसिकली, एक तो पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज वेव नेचर। ठीक है, जो पार्टिकल नेचर है इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और जो वेव नेचर है इसका, सॉरी रॉन्ग मेथड लेके, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक्सप्लेन किया था किसको? पार्टिकल नेचर को, ये याद रखिएगा। और जो वेव नेचर है उसको डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। अब मुझे पूछ रहा है भी ट्रांसवर्स नेचर जो है वो लाइट का किसके कारण होता है? तो ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये आप सिंपली याद रखिए। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लीजिए। मान लीजिए ये मैंने एक प्लेन गिर रखा है, ठीक है, इसको जो सेंटर से हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और इसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आई से डिनोट करते हैं। और ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सेम एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन केस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आई जो होता है, आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इक्वल होता है। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने इस प्रकार से सेट नहीं किए जिस प्रकार से मैं चाहता था, क्योंकि उसमें काफी मुझे डिफिकल्टी आ रही थी, फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। देखिए न्यूटन जो था उसका जो सेकेंड लॉ था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, ये भी याद रखिए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो एफ डिवाइड बाय में एम आता है। एक बात तो ये याद रखिएगा। और एफ की वैल्यू होती है, एफ की यूनिट जो है वो न्यूटन है, और एम की वैल्यू यानी कि मास की वैल्यू होती है केजी। तो एक तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर केजी। ये अगर कहीं दिखा मिले तो ये भी ऑप्शन में होगा। तो मैं ये चाहता था अभी न्यूटन पर केजी भी आए। और एक चीज और देखिए, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लीजिए एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है, तो इसमें जो यूनिट आपको दिख रही है वही आंसर है। तो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑप्शन ही है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है जी, चलिए लास्ट सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नाइन्थ क्वेश्चन। हाँ, ये काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको हिंदी बताऊंगा, तो ये आप मुझे खुद इसका आंसर बता देंगे। क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए पत्थर है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और इधर मैं खड़ा हूं, मान लीजिए ये है, मैं काफी बॉडी बिल्डर हूँ, देखो कितना बड़ा बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ। ठीक है, वैसे हूँ नहीं। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसके ऑपोजिट में इधर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, और मोशन की डायरेक्शन होगी ये। तो इधर मोशन की डायरेक्शन है, इधर फोर्स की डायरेक्शन है। अब ये क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैं बता देता सेम डायरेक्शन में लग रही होती तो क्या होता? इंक्रीज होता, क्योंकि ये बातें बेसिक है और सभी को ये आती है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? डिक्रीज, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इस तरह से करता रहूंगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप। देखिए जो साबुन होती है, साबुन, उसके जो बबल हैं क्या है? इसके जो बबल हैं इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, स्फेरिकल शेप होती है। इसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिए। अरे भाई,
एरिया ऑफ, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई, एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो सबसे कम होता है, लेस होता है, लीस्ट होता है, LAA लीस्ट, ये बात याद रखिएगा। एरिया जो है वो सबसे लीस्ट होता है, किसका? स्फीयर का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, किसका एरिया सबसे लीस्ट होता है? स्फीयर का। तो उसी वजह से जो सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन की वजह से जो सोप बबल है वो क्या बना लेता है? अपना लीस्ट एरिया एक्वायर कर लेता है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो बारिश की बूंदें होती है, जो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं वो भी किस किस शेप में होती है? स्पीयर की शेप में होती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और इस सरफेस टेंशन के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर शायद कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा क्या दिक्कत है, फिर भी चलो मैं इसको देखूंगा एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, और मैं ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इंग्लिश, कंप्यूटर और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब आपको करवाऊंगा। ठीक है, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।